नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग जो करेंगे ना, उससे पहले हम लोग हिमाचल चलते हैं। आज हिमाचल से स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम हिमाचल से स्टार्ट होता है और इस कंपनी में हम चार्ट की तरफ आते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कि आखिर इसकी चार्ट में क्या कहता है। क्या स्टॉक ने कुछ गिरावट दर्ज कर दी लगातार और लगातार प्रॉफिट बुकिंग होती है, अच्छी तगड़ी प्रॉफिट बनाई गई है, या कुछ और आंकड़ा निकल के आती है। देखिए, जैसे एक महीने की चार्ट को देखें तो वो कहती है कि अच्छी खासी इन्होंने ग्रो लेवल पे थी। फिलहाल इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और ये अक्सर मार्केट की सिंपल स्ट्रेटजी है, चलती रहती है। आज जानने की प्रयास करेंगे इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम है HFCL। इसकी नाम की तरफ देखें तो कहती है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में HFCL रखा गया। तो आज की लर्निंग में हम इसी को जानेंगे, जो कि कंपनी कहते हैं कि डाइवर्स टेलीकॉम्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनेबल विद द एक्टिव्स इंटरनेट इंटरेस्ट कहती बात स्पेनिक्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट की बात उन्होंने कहा है। वेबसाइट्स पर जब हम विजिट करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट के समझने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो देखा जाता कहती है कि प्रोडक्ट ऑफरिंग के साइड में देखा जाता है कि वेबसाइट्स पे जहाँ पे कहती है कि टेलीकॉम एंड द नेटवर्किंग प्रोडक्ट है इनके पास। कंपनी करती क्या है, तो कहती है कि इनके पास 5G रैंस प्रोडक्ट हैं जो कि शायद लगाती है टावर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर के। इसके अलावा क्या कहती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करती है, एंड टू एंड 4G सोल्यूशंस की बात करती है, जो कि एक इक्विपमेंट्स है जो बनाती है। वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स की बात करती है। तो इनके पास प्रोडक्ट की लिस्ट देखेंगे तो ढेर सारा प्रोडक्टिविटी है, जो कि इस जमाने की ज़रूरत है, जो कि टावर पे लगती है जाकर, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम जानने के प्रयास करें, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी कामकाज है। साथ में कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर भी हमारे पास देखने को बनती है और ढेर सारा चीज़ें जो कि खासकर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के कंपनी कामकाज। अब देखिए, इस स्टॉक में हम क्यों चर्चा करने जा रहे हैं, तो चर्चा करने के पीछे कारण ये रहा, जो स्टॉक में अभी फिलहाल जो कहते हैं ना स्टॉक में भीड़ कितना है, तो जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में हिसाब से भीड़ है ना दुकानों पे, उतना ही भीड़ है। मतलब अभी मार्केट में एवरेज के आसपास की कामकाज करती नजर आती है। अब यहाँ से कुछ बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकता है, जहाँ पे देखा गया कि हायर टू हायर इसका 161 तक प्राइस था। लोअर 61 रुपये तक इसने अपनी बॉटम को बनाई थी। तो क्या ये 150 की प्राइस, क्या 200 और 300 के आसपास जा सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है फ्यूचर्स को लेकर के, क्योंकि कंपनी का नाम ही फ्यूचरिस्टिक्स है और टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ कामकाज करती है। टेलीकॉम एग्जैक्टली टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है, टेलीकॉम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कंपनी कामकाज करती है। मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, करीब 21,000 से 22,000 करोड़ के आसपास की बनती है। जहाँ पे बुक वैल्यू उस कंपनी के पीछे केवल 27 रुपये का है। इंटरेंसिक वैल्यू उससे थोड़ा सा बेटर है और वो करीब 35 रुपये के आसपास निकल कर आता है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू देखा है तो करीब 5.5 गुने मान सकते हैं, 5.5 टाइम्स माना जा सकता है इसको। अब आती है यहाँ पे भीड़, जो हम आकलन कर रहे हैं किसी बाकी सेक्टर से लेकर के, फिर भीड़ के पीछे क्या क्या वजह है। तो दोस्तों देखिए जाए, जो फेस वैल्यू 1 रुपये है, 1 रुपये के पीछे कितनी अर्निंग करती है कंपनी। जो पहली क्वालिटी की बात करते हैं तो पहली क्वालिटी निकल के आती है 2.60। समझ में ये आई, जो इस कंपनी में जो यहाँ भीड़ है उसका पहला भीड़ का आकलन कहाँ से करते हैं हम, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी से करते हैं कि पर शेयर कितनी अर्निंग करती है, जिसके बेसिस पे मार्केट में इसको खरीदार की भीड़ लगी है या फिर बिकवाल की भीड़ लगी। अब देखिए, इसके पीछे और भी सारी किसी भी कंपनी को समझने के लिए किसी भी दुकान, एक आम दुकान की तरफ हम उसको सोचते हैं और ये सोचा जाए कि यदि मार्केट में बाकी दुकानों पे सेम यहाँ भी है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी तक उस क्वालिटीज़ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या तो कम नहीं है या फिर ज़्यादा नहीं है, एवरेज कामकाज करता है। दूसरा कहता है कि इसके पीछे तो क्या ईपीएस के हिसाब से जो हमने ये देख रहे हैं, जो भीड़ का आंकड़ा देख रहे हैं, क्या उसमें कुछ छुपाई गई है। छुपाई गई बात में देखा है तो हम दबाव की बात करें, यहाँ पे डेट टू इक्विटी के रेशियो की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं करंट रेशियो का, जो कहता है कि 2.07 का। अब इन दोनों का आपस में ईपीएस से बड़ा गहरा संबंध है और संबंध के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ पे निकल के आती है पीएल का और कुछ निकल के आता है बीएस का, जो एक समरी डेटा के तौर पे हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन केवल समरी से हमें काम चल जाता है, या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंड टू एंड चेक करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसका नाम रखा है R2R,
जहाँ पे हम रिस्क टू रिकन्सिलेशन करेंगे हर एक एस्पेक्ट को लेकर के क्या कहता है। जहाँ आर कहती है करीब 13% के आसपास, आर की बात करते करीब 9% के आसपास का। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी पेमेंट लगातार करती रही है जो कि 0.13% के आसपास है। अब सवाल आता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम क्यों है, करीब 37% की होल्डिंग है। उस 37% की होल्डिंग में प्रमोटर को कौन सी ऐसी विपत्ति चल रही है जो उस 37% की होल्डिंग में 44% की होल्डिंग इसकी क्या हो रखी है, प्लेज करके रखी हुई है, जबकि इनके पास बाकी सारी चीज़ें देखें तो करीब कितना 144 करोड़ का इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर है। तो क्या लगता है इनकी इन सिचुएशन की वजह से ये 200 या 300 के टारगेट जा सकता है आगे चल करके। तो चलिए हम इसको एक एक लाइन बाय लाइन को समझने के प्रयास करते हैं, जो इस समरी डेटा है उसके पीछे की बैकग्राउंड्स को जानने की प्रयास करते हैं। कंपनी जो कि कहती है कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स, हमने पहले कहा कि हम हिमाचल चलते हैं आज। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड है द डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने इस पर देखा कि जो कि इसके कामकाज की तरफ देखा, जो कि हमने वेबसाइट से भी देखा इनका कामकाज प्रोडक्टिविटी को लेकर के, जो इंटरनेट सर्विसेज रिलेटेड जो सर्विसेज है, चाहे 5G को लेकर के हो, 4G को लेकर के, नेटवर्किंग पे कंपनी कामकाज करती है। आइए जानने के प्रयास करते हैं दोस्तों। एक बात बताऊं, मैं ना कोई ट्रेडर्स हूं ना कोई एडवाइजर्स हूं आपके लिए ओनली इन द मार्केट में मैं लर्नर की तरह एक लर्निंग करता हूं। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, हम इंकरेज फॉर द बेटर लर्निंग पे और ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पे हम केवल लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की ही बातें करते हैं विदाउट किसी एडवाइजरी को लेकर। चलिए जानने के प्रयास करेंगे कंपनी का पीयर्स को लेकर के, पीयर्स का आंकड़ा क्या कहता है। तो यहाँ पे पीयर्स इसलिए कम है कि इसका किसी और से साथ कंपेयर ही नहीं किया गया, जो कि शायद गलत है। इसलिए हमने कहा कि बिहेर का कुछ तो कुछ होगा। इसका मतलब ये है जो केवल समरी डेटा के बेसिस पे ही हम इसको डिपेंडेंसी नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हमें अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ ये गलत साबित होता है, क्योंकि इनके पीछे यदि हम पीयर्स देखें सेम में, तो एनएससी कहती है इनके पास पीयर्स में इंडस टावर्स हैं, और साथ में और भी कंपनी है जिसका नाम है विंध्या टेलीलिंक्स हैं, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह की और भी कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसके स्किनर के बेसिस पे हमने देखा तो वो शायद आंकड़ा गलत निकल के आ जाता है। तो क्या करना चाहिए, शायद इसको भीड़ का आप आकलन मत करिए, अब इसको किसी और से आकलन करना जरूरी होगा। तो चलिए सेगमेंट वाइज हम देखते हैं तो किसका रिवेन्यू मॉडल था। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मॉडल है इंडस टावर को लेकर के, सेकंड नंबर पर इसका है स्टैंडअलोन डेटा में। ऐसे यदि हम कंसोलिडेटेड डेटा तरफ भी देखें तो सबसे बेटर है इंडस टावर का, सेकेंड नंबर पे इसी का नाम है जिसका नाम है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स HFCL। इसके बेसिस पे रेवेन्यू के बेसिस अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ है रेवेन्यू के मॉडल के बेसिस पे। तो चलिए जहाँ पे रेवेन्यू मॉडल की तरफ हम चर्चा करेंगे, तो देखा जाए चाहे स्टैंडअलोन डेटा की तरफ हम आंकलन करके देखेंगे तो नेटवर्थ अच्छी तगड़ी बनी हुई है, साथ में इनका रिवेन्यू मॉडल भी लगातार बिल्डअप ही होती नजर आए, चाहे हम स्टैंडअलोन डेटा की तरफ फोकस करें या कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ही फोकस करें। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा समझने के प्रयास करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को लेकर। आखिर ट्रेंडिंग तो हमने देखा, ट्रेंडिंग इसका अपर साइड के लिए खोलता है, लेकिन परसेंटेज कितना कहता है वो तो हमें जब इसको जानेंगे तभी पता चलेगा। आइए जानने के प्रयास करते हैं सेल्स को लेकर के। सेल्स को लेकर के डेटा ये आई जो जून से जून में यदि हम कंपेयर करें तो कहती है कि अच्छी खासी ग्रोथ थी, लेकिन मार्च से ये पिटी हुई नजर आई। इसके बेसिस पे यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तरफ देखें तो 15% की बजाय 15% ही रही, उसमें कोई कमी नहीं थी, नियर अबाउट सेम रही है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास है, मतलब वो कह सकते हैं कि हाँ इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छे खासे करोड़ में 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की इनके पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आती है। अब आते हैं ईयरली बेसिस पे, इसको प्रॉफिटेबिलिटी तरफ देखें तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ये दिखता है अभी ये 111 करोड़ के आसपास है। मतलब मार्केट में इससे पहले इस तरह के प्रॉफिट कंपनी ने कभी नहीं बुक किया था, मतलब कह सकते हैं कभी ये टॉप ऑफ द क्वार्टर पे अपनी कंपनी ने एक पोजीशंस बना के रखी। आखिर जब पोजीशन बना के रखी तो उसके पीछे परसेंटेज वाइज भी कुछ कहता होगा। परसेंटेज वाइज के बारे में देखें तो वो ये कहता है कि पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खास करके उन पीरियड को लेकर के जून 23 से लेकर के जून 24 का डेटा को आप आंकलन करके देखें तो यहाँ पे कहता है तो करीब 16% की रिवेन्यू ग्रोथ करती है,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करीब 3% से ज़्यादा जंप कर जाती है। नेट इनकम करीब 63% से इससे ज़्यादा जंप करती है। और इसी क्रमशः में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 40%, ईबिटा करीब करीब 17% के आसपास की उछाल के साथ कामकाज करती नजर आई है। अब ये तो था कुछ ऐसा टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब इसको हम ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो क्या कहता है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे समझ में ये आती है तो कंपनी का सेल्स को लेकर के अपडेट ये आई, जो सेल्स लगातार बढ़ी है। अब इसलिए देखा जाए तो यहाँ से बढ़ी नहीं थी, यहाँ से थोड़ा सा गिरावट था, लेकिन इससे पहले कंपनी की स्टेबिलिटी बनी थी। 2020 के बाद थोड़ा थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया था और कोविड का पीरियड था, मैं इसको एक्सेप्ट भी कर दूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा अभी तक उस लेवल पे पहुँची नहीं जो किस लेवल पे इनके पास पहले 19 का डेटा की बात करें या फिर अपनी मार्च 23 की डेटा की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नियर अबाउट 13% के आसपास ही हमेशा फिक्स रहा है। नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट कहता है करीब करीब कितने का, टॉप ऑफ द ईयर में देखा है तो 338 करोड़ के आसपास कहता है। इससे पहले कंपनी ने इस तरह के कभी प्रॉफिट बनाए हैं? हाँ बनाए, बिल्कुल बनाए हैं। 475 करोड़ का प्रॉफिट बनाई थी कंपनी, और कितने सेल्स पे? केवल केवल 2000 के सेल्स। मतलब उस समय पे 2014 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नियर अबाउट तो सेम ही रहा। कितना कहता है? नियर अबाउट कम हो गया, करीब 8% हो गया, लेकिन इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम की वजह से ये नहीं कह सकता हूँ कि इनका ये बढ़ गया। इसके हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कहाँ पे निकल के आती है? सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो ये कहती है कि 650 करोड़ का उन्होंने बनाया था, बुक किया था 2023-22 के अंदर, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम की वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस साल में, और सेकेंड ऑफ द टर्म में ये ना निकल के आता। आखिर इसमें ट्रेंड क्या बना? ट्रेंड के बेसिस पे देखा जाए तो ये कहती है कि परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के रेवेन्यू करीब 5% की गिरावट दर्ज, किसके? ईयर ऑन ईयर बेसिस, जहाँ पे अदर जो एक्सपेंसेस था वो 3% से ज़्यादा उछाल कर जाती है, और नेट इनकम करीब 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ जो बाकी सारी चीज़ें थी उसमें चलती बोलती हुई ईबिटा के अंदर करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर लेती। ये था इसका ट्रेंडिंग, किसका? ईयर ऑन ईयर बेसिस का। आगे चल करके दोस्तों हम एक अभी फिलहाल काम कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। जैसे ये चार्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है ना, जो इस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चार्ट का आंकड़ा ये कहता है किस हिसाब से लगातार इसमें बढ़ती नजर आई थी, ऐसे ही चल करके आगे से चल करके ना हम ना इसको लेकर के किसको लेकर के आएंगे, अपनी जो इनकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट्स की कंपेरिजिंग है, लायबिलिटी की कंपेरिजिंग है, उसके कंपेरेटिव भी लेके आएंगे। मोस्टली जो खास के फाइनेंशियल की पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली चार्ट कितना रिएक्ट करती नजर आती है, या फिर किस बेस पे चलती है, मार्केट के सेंटिमेंटल किस आंकड़ा से चलती नजर आती है। आइए, जो प्रॉफिट की पार्ट है वो प्रॉफिट की पार्ट हमेशा एक बुक्ड की हुई वैल्यू है, तो बुक्ड की हुई वैल्यू के पीछे हमें क्या जानना जरूरी है? उसके लिए जानना जरूरी है पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट चाहिए होगा, उसमें हम जानेंगे आर टू आर को लेकर। कि आर टू आर वो चीज़ है जहाँ पे हम एक एक चीज़ को क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं विदाउट किसी चीज़ को लेकर के इस चार्ट की रिस्पेक्टिव में। आखिर चार्ट जो कहता था यहाँ पे समरी डेटा वो क्या सही था या गलत था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे सामने गलत निकल के आई, जहाँ पे पीयर्स में इनके पास किसी से कंपेयर नहीं किया गया, जबकि एनएसए पे काफ़ी सारे पीयर्स इनके लिस्ट में शामिल हुआ है। आइए बैलेंस शीट की तरफ जानने के प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आती है, यहाँ पे निकल के ये आ रही है जो पिछले हमारी सबसे पहले नज़र कहाँ जाती है? हमारी नज़र जाती है बोरिंग्स को लेकर। आखिर कंपनी बोरिंग्स को लेकर क्या कर रही है? कि बोरिंग्स वो पार्ट है जहाँ पे इनकी एक बर्डन बनती है, एक बोझ सा दबाव पड़ा होता है, जिसकी वजह से पीएल में भी क्या लगता है, दबाव बन जाती है। यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे इन्होंने अपनी बोरिंग्स को इंक्रीज किया। जैसे इंक्रीज किया तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि अच्छा इसका इंक्रीज करने का मतलब क्या था, यूज क्या, कहाँ पे यूज करते हैं? कुछ ऐसे संपत्ति लेते हैं, कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी को लेकर खर्च करते हैं, कुछ R&D के ऊपर खर्च करते हैं, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पे देखने को मिले कि हमारे पास सेटिस्फेक्शन ये मिल गई, उनके पास फिक्स एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी हुई, जो बाकी सारी चीज़ें थी उसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिला। मतलब यहाँ पे यदि बढ़ोतरी उन्होंने किया उसके लेवल पे यहाँ पे काफ़ी गुना की बढ़ोतरी उन्होंने किया। यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट पे आएंगे, वो पॉइंट निकल के आती है बैलेंस शीट में,
उस डेटर पार्ट को लेकर, क्योंकि इस तरह की कंपनी आपको पता है ना, मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी भी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रेलवे जो कि कंपनी डूब गई, तो शायद याद होगा, नहीं तो हम आगे चल करके उस कंपनी का भी लेखा जोखा लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकल के आई, इसका निकल के करीब 2200 करोड़ का इनके मार्केट में उधार लगा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इनके प्लस क्लाइंट कौन है और क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी क्या कहती है। अब ये इसके बेसिस पे क्या कहा जा सकता है कि डेटर्स का डे क्या कहता है और परसेंटेज ऑफ क्या, क्या सेल्स के बेसिस पे या प्रॉफिट के बेसिस पे क्या कहता है। दोस्तों ये अभी हम आप शायद क्लैरिटी के साथ नहीं समझ पा रहेंगे, आगे चल करके मैं इस पर भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, जहाँ हम ये समझेंगे, जहाँ क्लैरिटी के साथ हम पैड यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे अगले क्रम की तरफ और वो समझने के प्रयास करेंगे इसको क्या आंकड़ा निकलता है। सबसे पहले रेशियो में चलते हैं और रेशियो के बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास पैसा तो 6 महीने में आता है। अब यहाँ पे क्लाइंट इनके पास क्या है ये जानना जरूरी है। क्या इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे ऐसा कुछ क्लाइंट का लिस्ट उन्हें मेंशन किया हुआ है कि हम किसके लिए काम करते हैं, किसको देते हैं। कहती है हम अपनी जो हम इसके पास केस स्टडी की बात करते हैं, कहते हैं न्यू हॉरिजन ऑफ द ढाका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं। फिर कहते हैं रोल आउट द 4G नेटवर्क इन द पार्टनरशिप विद द मार्क्यूस टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ किया था। मॉरिशस गेट्स द मेट्रो रेलवे के साथ किया था। कॉर्पोरेट गैलरी की बात कर रहे हैं और इनके पास एक्चुअली क्लाइंट की बात नहीं कर रहे हैं। इनके पास क्लाइंट के बाद कुछ ऐसा चीज़ों को तो ऐसा देखने को हमें तो नज़र नहीं आ रही है। इनके पास क्या निकल के आती है, कहती है इनके पास नेटवर्किंग में ये पार्टनरशिप के साथ कामकाज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हुआ, दिक्कत इनके पास 6 महीने की पैसे को लेकर हुआ कंपनी में। एक डिमेरिट की बात कर रहा हूँ। अब 6 महीने के पैसे को लेकर हुआ तो उनके क्या एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे 2200 करोड़ से ज़्यादा का इनका ये पड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो यहाँ 4465 करोड़ के आसपास हम 3 नंबर लेते हैं और एक करेक्टली के साथ साथ आप इसको समझने के प्रयास करें। टोटल ये था, इसमें से अभी डेटर कितना पड़ा था 2240 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट कितना बुक कर रही कंपनी, केवल 338 करोड़। इन तीनों नंबर को देखिए और नंबर देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए आखिर परसेंटेज किसके बेसिस पे क्या कहता है। देखिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मार्केट में इनका कितना उधार पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया इसके बेसिस पे ये जानना जरूरी है इनका प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे कितने गुना कभी भी इनका रिस्क फैक्टर बना हुआ है। यदि कल के डेट में कुछ बैड डेट्स होती है, क्योंकि टाइम क्या है 6 महीने का है, 6 महीने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको, खास करके जो 2240 करोड़ के आसपास में मैं डाटा लेता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ 4465 करोड़। तो ये समझ में आया कि इनके पास कितने करोड़ के करीब करीब 50% के मार्केट में क्या था इनका रिस्क फैक्टर, कहाँ से, डेटर्स को। दूसरी तरफ हमने देखा है तो कहती है 2240 को डिवाइड करते हैं धीरे धीरे 338 करोड़ से। इसके हिसाब से ये समझ में आया कि करीब 600% से आसपास, क्या समझ में आई, देखिए इसके हिसाब से ये समझ में आया कि इसका 50% मार्केट में क्या है, उधार लगा है। और जितना इन्होंने प्रॉफिट बुक किया इसका 662% जो है वो मार्केट में क्या है, अभी इनका रिस्क फैक्टर बनता है। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट थी वो तो धरा से धराम ही रहेगी। इसके बेसिस पर यदि हम इसको आकलन करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन को, तो शायद वो और भी कम निकल के आ सकती है। ये भी हम एक नज़र डालें तो हमें समझ में आ सकती है। चलिए इसको भी हम समझने की प्रयास कर ही लेते हैं, और वो ये कहता है 338 करोड़ डिवाइड करते हैं 4465 करोड़ से, हमें समझ में आया कि करीब करीब 7% के आसपास इनकी क्या थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा क्या था, 7.5% के आसपास की मान लेते हैं। आखिर इसमें कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला जिनके पास 50% के आसपास रिस्क था, इस रिस्क के पीछे जो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया 7.5% के बुक किया, और जो मार्केट में इनके पैसे लगे हुए थे वो प्रॉफिट के बेसिस पे करीब करीब 600% से ज़्यादा की इनकी रिस्क फैक्टर बनी हुई। अब आते हैं इसको समझने के लिए करके बैलेंस शीट फिगर आउट, इसके बारे में क्या संकेत देता नजर आता है। तो चलिए ठीक है, बैलेंस शीट फिगर में 23 और 24 का आंकलन करके देखें तो वो ये कहता है कि शॉर्ट टर्म कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात में कहती है जो करीब 345% की उछाल आई। उछाल के बेसिस पे ये देखा गया कि जो कि एसेट्स की पार्ट थी
मतलब 18% से ज़्यादा बढ़ोतरी करती है और 6% से ज़्यादा की लायबिलिटी उनका कम होती है। तो ये इनके लिए लायबिलिटीज़ कम होना, लायबिलिटी भी बढ़ती है, सॉरी फॉर लायबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब ये अपनी लायबिलिटी को 6% बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ी सी इनके लिए। अब एक सवाल और आता है, क्या आज के टाइम में कंपनी के पास डिटेल पे और पेबल को लेकर के हम देखें, वो कुछ कहता है? कहता है इनके पेबल में उतना ज़्यादा पार्ट है ही नहीं। यदि देखा है तो टोटल पार्ट्स की बात करें कितना निकल के आती है, करीब देने और देने वाले पैसा कितना होता है सबसे पहले, तो आती है करीब 24-25 करोड़ के आसपास। और 2500 करोड़ इनके पास मार्केट में कहाँ पैसा लगा हुआ है? 2500 करोड़ तो इनके पास हर जगह पैसा लगा हुआ है, चाहे आप छठ की पार्ट की बात कर लें या ट्रेडिशनल की बात कर लें। ये कुछ आंकड़ा। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के, जो क्या मार्केट में कुछ सेंटिमेंटल भी इसके लिए बना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेस रिलीज की बात उन्होंने 12 तारीख को किया था। आखिर प्रेस रिलीज क्या किया था, इसके हम चर्चा करेंगे, समझने की प्रयास करें। प्रेस रिलीज के बारे में देखा गया तो कहती है कंपनी को लेकर के, जो क्या था प्रेस रिलीज भाई। प्रेस रिलीज में देखने को ये मिली, जो कंपनी एक क्या करी है, कहते हैं एक्सलेटिंग यूके फाइबर एंड एक्सपेंशंस, जो कि एस जो कि कंपनी है हाई और डेंसिटी एडवांस्ड फाइबर सोल्यूशन की बात उन्होंने कहा है। और इनके पास एक यूके से साथ ऑर्डर वगैरह है कुछ, जहाँ पे इनकी क्या क्या है, कहते हैं जो हाई फाइबर्स डाइवर्सिफाई केबल्स की बात करते हैं, केबल्स डिजाइन की बात कर रही है, जो कि 50% विदाउट द सेम टू एम की बात, 2.4 mm की बात करें। टोटल इसमें आने वाले पैसा क्या है के बारे में कुछ कहती है यहाँ पे, तो कहती है नियर अबाउट द पैसे को लेकर के 12 फाइबर की बात करती है, बाकी सारी चीज़ें करती है, बात 12 mm की बात करती है, सारी सारी चीज़ बात कर लिया। उन्होंने पैसे को लेकर के बात कहाँ किया, कोई पैसे को लेकर के हमें बात कोई दिख नहीं रहा है। एक नज़र में हम डाल रहे हैं तो शायद आप लोगों को कुछ मिले तो साथ कमेंट करके बताना। तो ये कुछ सेंटिमेंटल इसके लिए था। इसके बारे में सेंटिमेंटल देखा है तो और सेंटिमेंटल कई बार चलते रहते कुछ नहीं। ये मार्केट की डे टू डे की सेंटिमेंटल चल। अब आते हैं निवेशक को लेकर के, आखिर निवेशक क्या सोचते हैं और कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का अभी तक उन्होंने दिया क्या। ठीक है, सबसे पहले देखिए वॉल्यूम को लेकर के, वॉल्यूम क्या हुई, एक दिन की वॉल्यूम की बात करें या एक साल की वॉल्यूम की बात करें, तो मार्केट में इंटरेस्ट बनी हुई, इस कंपनी के प्रति मार्केट में इंटरेस्ट जगी, और इंटरेस्ट जगी तो मार्केट ने क्या किया, ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हुई। इंटरेस्ट बनी तो कामयाब हुई, तो इसलिए मार्केट ने इसको लगातार ऊंचाइयों तक पाया। जहाँ तक कंपनी के डिविडेंड की सवाल है, तो डिविडेंड का कुछ सवाल बहुत ज़्यादा नहीं मायने नहीं रखता कि 50 पैसे से भी कम का 20 पैसे का है, और आज के समय में 20 पैसे की वैल्यू क्या है पता होगा। इसके हिसाब से तो छोड़ा जाए इसको, मुझे लगता है कि है तो कंपनी ने डिक्लाइन दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मार्केट के रेशियो के हिसाब से शायद 20 पैसा वो एक अच्छी ग्रोथ लेवल नहीं दर्शाती है अपनी निवेशक को पेमेंट करने को लेकर। ये जानने के प्रयास करते हैं निवेशक क्या है। तो निवेशक में देखा गया तो कंपनी में लगातार बल्क डील भी सामने आती नज़र आती है। 21 अगस्त को लास्ट बल्क डील हुआ था। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को, आप इन्होंने प्लेस की बात करते हैं तो कहते कुछ ऐसा है। तो मार्केट में इन्होंने म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड थी जिन्होंने शायद मार्केट से इस स्टॉक को लिया था 23 जनवरी को। 23 जनवरी को जब लिया था मार्केट से, तो ये अपडेट निकल के आ सकती है को लेकर के। साथ ये कह सकते हैं क्वांटम यहाँ पे एक बुलिश शायद हो सकता है, इसको हम डिटेल चेक करेंगे। तो 37% के आसपास की होल्डिंग्स इनकी प्रमोटर की, एफ आई भी है, डी आई भी है। तो डी आई में आखिर है कौन, तो क्वांटम की है, करीब 6% 7% के आसपास होल्डिंग है। इसके अलावा देखा तो पब्लिक के पास 47% की होल्डिंग है। उसमें तो कोई नाम ऐसा निकल के आती है, कहते हैं बिल्कुल आती है। इस कंपनी में देखा है तो कहती है रिलायंस स्ट्रेटेजिक्स बिजनेस, मतलब ये कह सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट, इसमें रिलायंस का भी कुछ पैसा लगा हुआ है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस किसका है, ये अब बड़े भाई साहब की, छोटे भाई साहब की, ये तो नहीं कह सकते। अब इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड भी है, जिनके पास 1% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट रिलायंस के पास इसमें 5% के आसपास होल्डिंग बनती है। इसके अलावा बजाज शेयर एंड सिक्योरिटीज़ कुछ कंपनियाँ वगैरह से है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें, शेयर होल्डर की बात करें, तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, समझ में आई यहाँ पे, जो यहाँ पे निवेशक की लगातार डिमांड बनी है, मतलब इंटरेस्ट बनी है। जहाँ पे करीब चलिए 6 लाख थी, बीच में 5 लाख के आसपास है। आज के टाइम में
देखा जाए तो करीब करीब 7.5 लाख से ज़्यादा के निवेशक यहाँ पे अपने फंड क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। वो भी 30 जून का डेटा, तब सितंबर का डेटा आएगा एग्जैक्टली और पता चलेगा जो मार्केट में न्यू प्लेयर कितने आए इस स्टॉक को खरीदने को लेकर के। तो ये कुछ आंकड़ा था। अब इसी आंकड़े के बेसिस पे हम समझने के प्रयास करते हैं कुछ चार्ट को, चार्ट का आंकड़ा क्या कहता है। देखिए चार्ट का आंकड़ा हमने देखा कि लगातार स्टॉक में ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में इसको शामिल किया जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन थोड़ा सा क्या कर रहा है, साइडवेज ले रहा है। उसके पीछे क्या है, जो मार्केट में क्या हुआ, जो वॉल्यूम देख पा रहे हैं वो वॉल्यूम में क्या हुई, वॉल्यूम में क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं बना, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं जगाया, और ये इसलिए मार्केट में साइडवेज एज अ ट्रेडर की वजह से देखने को मिला है, जो लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है। एनालिसिस पार्ट में देखने को मिला सब कुछ ठीक था, लेकिन दो जगह पे हमें ऐसा देखने को मिला। ये जिन्होंने जो भी डेटा दिया उसमें से एक डेटा तो हमारे पास मैच करती है, और वो कहता है डेटर्स डे को लेकर के हाई रिस्क बनती है इसके लिए। इसके अलावा ये प्रमोटर्स होल्डिंग कहती है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा गिरती नज़र आई है। इनके लिए डिमेट फीडबैक की बात करती है। इसके अलावा लो रिटर्न की बात करती है लास्ट टू लास्ट ईयर का, और कुछ ईयर पास्ट ईयर का यदि डिविडेंड की बात भी करें तो शायद थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। पुअर्स ग्रोथ की भी उन्होंने बात रखी है। इसके अलावा सब कुछ ग्रोथ में देखा जाए तो फंडामेंटल में चार्ट हमारे पास क्या निकल के आया, चार्ट हमारे पास ये निकल के आई जो लगातार इनकी सेल्स में कई ग्रोथ लेवल थी, लेकिन अब जाकर के थोड़ा सा इसमें ग्रोथ लेवल में क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रेक लगा। लेकिन जबकि पिछले साल इसका ब्रेक नहीं लगा था, लगातार सिलसिला बढ़ा था। इसको कंपेरेटिव तो कह सकते हैं लास्ट 4 साल के रिटर्न थोड़ा सा उस स्तर पे थोड़ा सा डगमग करके आया था, बाकी कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को नजर नहीं आई थी। अब आते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जो लेटेस्ट उन्होंने कंपनी ने अपने अपडेट दिया होगा अगस्त में, पीपीटी दिया था, उसमें क्या किया कंपनी ने, पीपीटी शामिल किया, उसमें कहती है कि अर्निंग्स प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, उसमें कहा था कि हमारे पास क्या था, कहते हैं हमारे पास रिवेन्यू मॉडल को लेकर ये क्या है, क्यू आर क्यू का उन्होंने सब के सब यहाँ पे। अब देखिए मैंने परसेंटेज की बात उन्होंने कहा है, कहती है हमारे पास वाई ओ वाई की परसेंटेज ये रही, कोई क्यू आर क्यू की परसेंटेज ये रही, मतलब वाई ओ वाई में जंप करती है, क्यू आर क्यू में गिरावट दर्ज करती है, तो ये एक सिचुएशन बनती नज़र आती है पिछले ट्रेंडिंग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑर्डर बुक एज जून 24 जून तक का 30 जून तक का डेटा कहती है, तो ऑर्डर इनके पास अच्छे खासे ऑर्डर थे, ऑर्डर इनके पास अच्छे खासे देखने को मिला है। कहती है ऑर्डर कस्टमर वाइज हमारे पास ये डेटा है। इसके अलावा कहते हैं कंपनी के बारे में उन्होंने ये कहा हमारे पास प्रोजेक्ट इतने सारे हैं। फिर कहती है हमारे पास अलग अलग नेटवर्किंग लिए काम करती है, डिफेंस को लेकर के ये कंपनी, टेलीकॉम को लेकर 96%, डिफेंस को लेकर 2%, और रेलवेज को लेकर के भी 2% की इनकी क्या है, भूमिका है। मतलब इनकी जो प्रोडक्टिविटी है अलग अलग सेक्टर से भी पैसे, सेक्टर एक ही है लेकिन अलग अलग, उन्होंने कहा कि हमारे पास रेलवे सेक्टर से भी पैसा आता है। तो आखिर इसमें कुछ और सवाल हमारे मन में ये आई कि आखिर सेक्टर वाइज भी कुछ कंपनी अपनी डिक्लेरेशन देती है क्या, अपने किस सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाया, ऐसा कुछ बात अब इसलिए देती तो है। अब जून तक का डेटा है, जून तक के डेटा में कंपनी कहती है कि हमारे पास सेक्टर है, और सेक्टर में कहती है कि हमारे पास सबसे बेटर सेक्टर है टेलीकॉम प्रोडक्शन प्रोडक्ट को लेकर के। दूसरे कहती है कि हमारे पास टर्न की कस्टमर्स एंड सर्विसेज की बात करती है। दो तरह के इनके पास सेगमेंट्स था, और सेगमेंट की रिवेन्यू उन्होंने दर्ज किया, जो टेलीकॉम एंड टर्न की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के काम किया, जहाँ पे ज़्यादा रेलवेज को लेकर के या फिर अदर वर्किंग को लेकर के उन्होंने कामकाज किया होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सारा डेटा निकल के और हमारे पोर्टफोलियो में क्या सब है, जैसे पोर्टफोलियो हमारे पास यही जो कि नेटवर्किंग से लेकर के बनती है चीज़ें, उस पर हम काम करते हैं, चाहे वाईफो को लेकर के या फिर 4G 3G 4G 5G को लेकर के डेटा की बात करते हैं। तो देखिए इनके पास की कस्टमर की बात करें तो जो 6 महीने का डेटा भरा हुआ था, इन्होंने अपने पास दर्ज किया हमारे पास जो कस्टमर बेस है उसमें जियो से लेकर के BSNL, टाटा, एल एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज हमारे पास शामिल हैं, जिनके लिए हम कंपनी क्या करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनके पास यदि कस्टमर बेस इतना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पार्टनर की बात करते हैं, यहाँ पे इनके पास टेक्नोलॉजी पार्टनर में विप्रो जैसे शामिल है। अब यहाँ पे यदि इनके पास ये सारी चीज़ें हैं तो मार्केट में फिर इनके लिए फिर जो क्या था, रिस्क फैक्टर जो था वो थोड़ा सा कम दिखता है। पैसा तो इनके पास वोडाफोन आइडिया से आ ही जाएगा, बाकी सारी चीज़ों से भी आ जाएगा। उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग व बाकी सारी चीज़ों को लेकर के अपनी एक्सपेक्टेशन जाहिर करती नजर आई। दोस्तों आज की लर्निंग हमने इस कंपनी के बारे में क्या क्या जाना,
वो सारे के सारे ये जानने के प्रयास किया यह जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट नहीं, ये जो ग्राफ कहती है यहाँ पे एक समरी डेटा कहती है, वो समरी डेटा के बेसिस पे ही हम इसको किसी को आंकड़ा नहीं कह सकते काफ़ी अच्छा है या बुरा है। इसीलिए कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो पोटेंशियल्स बनी थी जो आने वाले समय को लेकर के हो सकता है 200 से आगे 200 से 300 जा सकता है, उसके पीछे कारण एक ही है जो मार्केट में क्या है, मार्केट में इसको पेयर से कंपेयर नहीं किया गया और मार्केट को इस तरह के स्टॉक को पसंद है क्योंकि जो कंपनी इसी सेक्टर में है और यही कामकाज करती है जिसका वैसे कोई दिक्कत देखने को नज़र नहीं आ रही। हमने समझा। अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों। मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ।